अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और बेंजीन के बारे में। अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तो जो जनरल डेफिनेशन है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कि बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग जैसे कि ये रिंग बना हुआ है, इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। इसका हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर जो है वो कहता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनका नाम क्यों हमने रखा, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब है एरोमा। एरोमा ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट। ठीक है, तो शुरू में तो ये ख्याल किया जाता था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से मतलब कोई ऐसी मतलब फ्रेग्रेंस रखते हैं, स्पेशल फ्रेग्रेंस, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हम मज़ीद जो है वो इसकी हम स्टडी करते गए और हमें ये पता चला कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। फिर हमने कहा जी कि जो बहुत सारे जो स्टेबल कंपाउंड्स हैं वो मतलब ऑर्डरलेस होते हैं और वो स्टेबल होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड हो और उसका जो है वो उसकी ऑर्डर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या रखा गया कि उनकी फ्रेग्रेंस है, लेकिन बाद में पता चला कि इनके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि स्टेबल हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे हैं, लेकिन उनकी फ्रेग्रेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो आपके पास जो क्राइटेरिया था पहले वाला वो गलत साबित हुआ। उसके बाद ये देखा गया कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन उनकी करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट जो सबसे छोटा कंपोनेंट आता है वो एटलीस्ट बेंजीन होता है। ठीक है, मींस जैसे कि हमारे पास एक घर बना होता है या एक रूम है, वो उसको अगर हम तोड़ें तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा निकलेगा, एक ब्रिक या ईंट निकलेगी। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि जब हमने किसी एरोमेटिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन की तो उनको हमने जो है वो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड में कन्वर्ट किया, उनकी डिग्रेडेशन की, तो एज ए रिज़ल्ट बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव मिले। तो फिर हमने जो है वो ऊपर वाले जितने भी क्राइटेरियाज डिसाइड किए थे उनको हमने गलत साबित कर दिया और हमने कहा नहीं, हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, बेंजीन, नेफ्थलीन, टॉल्वीन और बाईफिनाइल। बाईफिनाइल में हमारे पास जो है ये 2 बेंजीन रिंग अटैच है। टॉल्वीन में हमारे पास जो है वो CH3 ग्रुप लगा हुआ है और नेफ्थलीन में हमारे पास 2 बेंजीन रिंग अटैच है जिनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 2 हैं। ठीक है, और 2 जगह से एक दूसरे से अटैच हुए हैं और ये हमारे पास सिंपल बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट अगर हम चलें तो अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई करना चाहें किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले आ जाता है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और फिर डिस्कस करते हैं हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक का मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि एक बेंजीन रिंग होता है और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कि एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होते हैं। इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं, नेफ्थलीन, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 हमारे पास जो बेंजीन रिंग होते हैं। अगर हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाले चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है और एक दफ़ा अगर हम किसी चीज़ का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं ना तो बाकी जो है वो रूल्स तकरीबन सेम ही रहते हैं, बस थोड़ी सी जो है चेंजिंग आती है। तो देख लेते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इनकी कर सकते हैं, इनको नेम दे सकते हैं। मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन नेम उनको कैसे नेम देते हैं, प्रीफिक्सिंग नेम ऑफ द सब्सटीट्यूएंट टू द वर्ड बेंजीन। बेंजीन जो है उससे पहले हम उस जो भी सब्सटीट्यूएंट लगा होता है, देखें बेंजीन रिंग है ना, इसके साथ ऊपर भी जो भी ग्रुप लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटीट्यूएंट का नाम देंगे। तो वो हमने स्टार्ट में लगा देना है और लास्ट पे हमने जो है वो बेंजीन का मतलब लास्ट पे बेंजीन लिख देना है। ये कुछ एग्जांपल्स उसने दी हैं जिनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो है उनमें हमने क्या करना होता है, उनमें हमने जो है वो उनकी जितने ग्रुप्स हैं उनकी पहले पोजीशन को लिखना है। उसके बाद हमने जो है वो डाई, ट्राई, टेट्रा इनको यूज़ करते हुए हमने इनकी जो है वो बतानी है कि कितने ग्रुप हैं और उसके बाद हमने सब्सटीट्यूएंट के नाम जो नेम जितने भी सब्सटीट्यूएंट एक है तो उसका एक नाम लिखेंगे, जाहिर सी बात है, और अगर एक से ज़्यादा है तो उनके जितने भी नेम्स हैं वो लिखेंगे और उसके बाद जो है हमने लास्ट में बेंजीन लिख देना है। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। हमारे पास जो बेंजीन होता है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट पोजीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको और इसके बिल्कुल सामने वाली पोजीशन इसको हम कहते हैं, या फिर आप कह लें ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के बिल्कुल सामने वाली जो कार्बन होती है उसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। और इस फर्स्ट कार्बन के बिल्कुल साथ वाली जो 2 एडजेसेंट हमारे पास होती हैं पोजीशंस, इनको हम ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं और जो हमारे पास ये वाली पोजीशंस होती हैं इनको हम मेटा पोजीशंस कहते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सेकेंड कार्बन
जो है उसके साथ क्या लगा हुआ है आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, ये सेकंड कार्बन जो है वो ऑर्थो पोजीशन वाली है ना, तो इसको इसके ऊपर हमारे पास जो क्या क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो इसका मतलब है हम इसको इसका कॉमन नेम क्या रखेंगे, ऑर्थोजाइलिन, और इसका जो आपके पास नेम होगा वो क्या होगा 1 और 2, एक और दूसरी कार्बन पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाई मिथाइल उसकी जगह लिखेंगे और लास्ट पे बेंजीन लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो आप डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है उनके पोजीशंस के हवाले से नेम आसानी से दे सकते हैं। अगर आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं, तो फिर आप जो है वो अल्फ़ाबेटिकली नाम को लिखेंगे। सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे लगा हुआ है, कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और उसको उस सब्स्टिट्यूएंट के लगे होने की वजह से उसका स्पेशल नेम बन रहा है, तो हम उस स्पेशल नेम को यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके पास अगर हम इस NH2 को इग्नोर करें तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास है फ़िनोल। अब हम इसको कहेंगे इसका पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन नहीं रहेगा, ये फ़िनोल हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और किस पोजीशन पे लगा है, ये फर्स्ट कार्बन के लिहाज से 4th पोजीशन पे लगा है, इस वजह से हम इसको कहेंगे। और लगा क्या है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे 4 अमाइनो और फिनोल, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेंजीन। बेंजीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है कि इसमें जो है वो इसका बेंजीन का जो मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस, वो कितना होता है, और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो क्या है। बेंजीन की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये जो है हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मींस इसके अंदर जो है वो सैचुरेशन नहीं है, मींस इसके अंदर जो है वो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से देखने में तो ये लगता है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका जो हमने स्ट्रक्चर देखना था, मींस हमें कोई स्ट्रक्चर अभी पता नहीं चला था कि क्या स्ट्रक्चर बेसिकली इसका होता है। तो शुरू में जो है वो इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी डिस्कस किए गए कि हो सकता है कि ये स्ट्रेट चेन हो, अभी कुछ आइडिया नहीं था। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कि पेश किए गए, लेकिन फिर बाद में जो है वो इनको रिजेक्ट कर दिया गया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। और उसके बाद जो है वो स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर्स है ना, उसको उन्होंने जो है वो क्या बनाकर देखा, 3 जगहों पर इनके आइसोमर बनाकर देखे। तो देखा ये गया कि बेंजीन जो है वो हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। इसका मतलब है इसका जो स्ट्रेट चेन वाला हमारे पास स्ट्रक्चर था वो मतलब उसकी लिमिटेशन थी। इसी तरह जो बेंजीन है उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है वो है C6H6 डज नॉट लाइक दैट ऑफ एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये जो फार्मूला था ये किसी भी ओपन चेन वाले जो कंपाउंड्स थे जो पेश किए गए कि इन ये स्ट्रक्चर बेंजीन का हो सकता है, उनमें से किसी पर भी ये फिट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से, क्योंकि जो अगर हम इसको अल्केन स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से, अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, अगर हम इनके हवाले से देखते तो इनके जनरल फार्मूलाज ये हैं। और जनरल फार्मूलाज में अगर हम कार्बन के जो नंबर हैं वो 6 पुट करें तो हाइड्रोजन के नंबर 6 कभी भी नहीं हो सकते, चाहे वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाएं, चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाएं, या चाहे हम सिंगल बॉन्ड वाला बनाएं। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स थे या ओपन चेन कंपाउंड्स थे उनके लिए जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था बेंजीन का वो फिट नहीं था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट जिस साइंटिस्ट ने जो है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब हमारे पास न्यू साइंटिस्ट आए कि कूल मतलब साइंटिस्ट का नेम था, और इन्होंने जो है वो जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर पेश किया जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था जिसके 6 कॉर्नर थे। और इसकी जो है वो कि कूल स्ट्रक्चर के कुछ एविडेंसेस हैं, वो कौन कौन से हैं कि बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है, सपोज़ करें आपके पास जो है एक कंपाउंड है ये वाला जिसमें कि आपके पास X यहाँ सब्स्टिट्यूशन यहाँ हुई है, दूसरा आपके पास कंपाउंड है ये वाला जिसमें कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन यहाँ हुई है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर आपके पास होना क्या है कि अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कार्बन इसको कंसीडर करेंगे, और अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन इसको कंसीडर करेंगे। तो ये दोनों एक ही तरह के कंपाउंड हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बेंजीन ने 2 अलग अलग तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेंजीन जो है वो हमें मैक्सिमम 3 जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे कि अगर हमने 2 सब्स्टिट्यूशन करनी है इकट्ठी, मीन्स पहले एक सब्स्टिट्यूशन की हुई है, एक और हमने जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को ऐड
करना है तो वो कहाँ कहाँ आके लग सकता है। अब जब हमने पहला सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया ना, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने पर जो फर्स्ट पोजीशन है वो उस सब्स्टिट्यूएंट को मिल गई है। अब बाकी पोजीशंस जो हैं वो उसके हवाले से डिसाइड होंगी। तो अब इसका मतलब है कि वाई जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है, या तो वो पैरा पोजीशन पे मेटा पोजीशन पे लग सकता है, या फिर वो पैरा पोजीशन पे लग सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो बेंजीन हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 1 देता है, और हमें जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मैक्सिमम 3 देता है। इसी तरह बेंजीन को जो है हम इसमें कितनी हाइड्रोजन की जो है मॉलिक्यूल्स को ऐड करवा सकते हैं। बेंजीन में हमारे पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करवा सकते हैं। हर एक बॉन्ड में 1 मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे। एज ए रिज़ल्ट हमारा जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्सेन में, मीन्स अगर हम याद करें, हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम जो है वो बेंजीन में अगर हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं, और एज ए रिज़ल्ट हमारा जो कंपाउंड है वो डबल या ट्रिपल यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पर भी बेंजीन जो है वो हमारे पास अल्केन में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किसके ऐड करने से? हाइड्रोजन के ऐड करने से। इसके बाद जो है बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारे पास जो क्लोरीन है उसमें हम हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हैं, और हम एज ए रिज़ल्ट हम जो है वो क्लोरीन को भी वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो केकूल का फॉर्मूला था वो काफ़ी हद तक ठीक भी था, लेकिन जो है उसकी कुछ ऑब्जेक्शंस भी थी। उसकी पहली ऑब्जेक्शन क्या थी कि केकूल का फॉर्मूला जो है वो ये शो कर रहा था कि बेंजीन जो है वो बहुत ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। देखिए, अनसैचुरेटेड तो जाहिर सी बात है, हमें देखकर ही पता चल रहा है कि उसमें 3 जो है वो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो इस वजह से उसमें अनसैचुरेशन है। तो लेकिन जो इसका बिहेवियर शो हो रहा था एक्चुअल में वो कौन सा था? वो सैचुरेटेड बिहेवियर था। तो इसका जो है वो हमें आंसर करना था कि क्यों बेंजीन अनसैचुरेटेड जो है वो शो होते हुए भी हमें जो उसका बिहेवियर है वो सैचुरेटेड जैसा है। उसके अलावा जो केकूल का फॉर्मूला है वो प्रेडिक्ट करता है एडिशन रिएक्शन देता है बेंजीन, लेकिन बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा कौन से रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन केकूल स्ट्रक्चर। जो केकूल का स्ट्रक्चर पेश किया गया वो उससे ज़्यादा बेंजीन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या बेंजीन है वो उससे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये तीनों जो हमारे पास ऑब्जेक्शंस आई हैं इनको हमने ख़त्म करना था, इनके आंसर्स करने थे कि क्यों बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड दिखाई देता है लेकिन वो है अनसैचुरेटेड है। दूसरा जो है हमारे पास इसमें जो है वो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है ज़्यादा ये। और थर्ड वाला पॉइंट हमारे पास ये था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी, जो केकूल का स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी कम है और एक्चुअल बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ एक्सरे एनालिसिस किया गया और एक्सरे एनालिसिस में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली वो उसकी बॉन्ड लेंथ और उसके अलावा उसकी डिफरेंट कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ्स हैं उनको देखा गया कि वो कितनी कितनी होती हैं, और वो ये आपके सामने जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेंजीन जो है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आती है और वो हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग किस तरह से करता है। सपोज़ करें ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन के 6 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर क्या क्या प्रेजेंट है? 6 कार्बन जो है, हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन लगी हुई है। ठीक है, अब जो बेंजीन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? हमने पढ़ी हुई है, जो है फिजिक्स चैप्टर में पढ़ के आए थे कि जब भी कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो देखें, अगर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो एज ए रिज़ल्ट देखें एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे, तो 3 ऑर्बिटल मिलेंगे तो 3 ही ऑर्बिटल बनेंगे, और जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे वो इस कार्बन के गिर्द जो है वो दिखाए गए हैं। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसी तरह सारे जो कार्बन्स हैं उनके साथ जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अटैच है। अब देखें, ये जो कार्बन है उसने अपना एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग में जो है यूज़ किया है, एक इस तरह वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ किया और एक इसने हाइड्रोजन के साथ यूज़ किया है। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो है वो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। आप अगर याद करें जो हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 2pz ऑर्बिटल जो है वो
एज़ इट इज़ पड़ा रहता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और उसकी हम दोनों लोब्स को शो करते हैं। ये सारा हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखें, कार्बन ने जो है वो अपने अपने 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर लिए। अब जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसको यहाँ पर यूँ दिखाया गया है, और वो बिल्कुल आपके जिस प्लेन में, ये अगर आप ये कार्बन का प्लेन है और वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। उनकी एक लोब ऊपर होती है, एक लोब उस प्लेन के नीचे की तरफ होती है। तो एज ए रिज़ल्ट वो आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, और जो पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इतना डीलोकलाइज्ड होगा, मींस वो हमेशा किसी 2 कार्बन के दरमियान नहीं रहेगा, वो हाईली डीलोकलाइज्ड होगा। और जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि हमारे पास जो फ़ैन है, अगर वो स्विच ऑफ है तो इसका मतलब है कि आपके पास उसके जो हमारे पास जो उसके पर हैं वो हमें वैसे ही नज़र आते हैं ना। और इसके बाद जब हम उसको चला देंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसका जो आपके पास कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्योंकि वो इतनी तेज़ी से घूम रहा होगा। इसी तरह बेंजीन के जो आपके पास क्लाउड बनता है, जो इस पाई बॉन्डिंग की वजह से बनता है, इस प्लेन के ऊपर और नीचे, वो इतना डीलोकलाइज्ड होता है कि आने वाली स्पीशी कंफ्यूज हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। वो इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जो है वो मूव कर रहे होते हैं कि उन आने वाली स्पीशी अटैक ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रेजोनेंस मेथड है। रेजोनेंस मेथड में हमारे पास जो है वो केकूल स्ट्रक्चर और डिवार स्ट्रक्चर, ये हमारे पास केकूल स्ट्रक्चर है और डिवार स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है वो मतलब 2 डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो कौन से हैं, जिनमें कि हमारे पास जो है वो केकूल स्ट्रक्चर को हम लेते हैं, और इसमें हम जो है वो रेजोनेंस को किस तरह से शो करते हैं। रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। और रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है कि किसी भी जो है वो मतलब किसी भी कंपाउंड की या किसी भी आपके पास स्पीशी का एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाना, जैसे कि आपकी जो है वो क्या डेफिनेशन लिखता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज़ कॉल्ड रेजोनेंस एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई होनी है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर वो डिफरेंट हो सकती है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर सामने आएंगे, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर सामने आएंगे उन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। अब जिस चीज़ के जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, इसका मतलब है वो उतनी ही ज़्यादा हाईली स्टेबल होती है, और जितने कम होते हैं इसका मतलब है वो उतनी ही लेस स्टेबल होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हमने सबसे पहले लेना है साइक्लोहेक्सेन को, मींस एक ऐसे कंपाउंड को लेना है जिसमें कि एक हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि है -119.5 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अगर हम 2 जो है वो हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे किसी ऐसे कंपाउंड में जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड है, तो उसमें से हमें जाहिर सी बात है डबल है, इसके एक बॉन्ड को अगर हमने जो है वो मतलब उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवाना है तो इतनी एनर्जी, और अगर हमें 2 बॉन्ड में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करवाना है तो इसकी डबल एनर्जी जो है हमें मिलेगी। इसी तरह अगर हमने 3 बॉन्ड जो हैं लाइक बेंजीन जो है हमारे पास, उसको हमने लेना है, और उसको ये हाइपोथेटिकल बेंजीन है, असल वाला बेंजीन नहीं है। अगर हमने इसमें जाहिर सी बात है 3 बॉन्ड जो है वो ब्रेक करवाने हैं और एज ए रिजल्ट 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करवाने हैं, तो जो हमारा फर्स्ट वाला था उसके मतलब उसके 3 टाइम्स जो है वो एनर्जी हमें रिलीज़ होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल बेंजीन है उसके अंदर अगर हम 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करवाएं तो हमें एनर्जी कितनी मिलती है, -208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी मिलती है। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है कि जो हमारे पास हाइपोथेटिकल में -358.5 किलो जॉल पर मोल था, और जो हमारे पास एक्चुअल बेंजीन है उसकी कितनी है, -208। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है कितना आया है, 150.5 किलो जॉल पर मोल जो है डिफरेंस आया है। इसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन है। और एनर्जी दस बेंजीन इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल, इट इज़ डीलोकलाइज्ड। ये जो एनर्जी में डिफरेंस आया है ये देखें, इसकी एनर्जी जो है वो कम है, इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। बेंजीन एक्चुअल वाला बेंजीन स्टेबल है, और जो हमने कंसीडर किया था हाइपोथेटिकल बेंजीन, वो मतलब जो हमने खुद से कैलकुलेट करके निकाली है वैल्यू, वो ज़्यादा है। और अब अगर वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये जो हमने सेकेंड वाली वैल्यू निकाली है ये एक्सपेरिमेंटल है, और ये जो है ये कैलकुलेटेड है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कम है, इसका मतलब बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है। दोबारा से बता देती हूँ, जब हमने किसी भी कंपाउंड को लेना है जिसमें एक बॉन्ड हमने तोड़ना है और हाइड्रोजन को ऐड करवाना है तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं
हैं कि डबल बॉन्ड जब तोड़ेंगे और उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास इस पहली वाली का डबल, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे और उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास उस पहली वाली के 3 गुना जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो ऐसा नहीं करता, वो कम एनर्जी रिलीज़ करता है, मींस वो स्टेबल है, वो कम एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, यही जो है यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। आपके पास जो डायग्राम है उसमें पहले वाले की एनर्जी -119.5 किलो जूल पर मोल है, सेकंड वाले की हमारे पास जो एनर्जी है वो है -231.5 किलो जूल पर मोल, और जो आपके पास थर्ड वाला है उसकी है -358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन जो बेंजीन है वो इस 358.5 से नीचे आता है, मीन्स ये स्टेबल, एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है और ये जो हाइपोथेटिकल है ये अनस्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेंजीन की प्रेपरेशन के मेथड्स। तो सबसे पहला प्रेपरेशन का मेथड है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में से हमने जो है वो क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। देखिए, हाइड्रोजन को बेंजीन में ऐड करने से साइक्लोहेक्सेन बनता है, और साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन को जो है वो जब हम वहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एज ए रिजल्ट बेंजीन बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेंगे और उसमें हम जो है वो उसको हम प्लैटिनम की मौजूदगी में हीट करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट वहाँ पर से भी ये दोनों रिएक्शन सेम है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो तकरीबन सेम चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने साइक्लोहेक्सेन लिया, यहाँ भी हमने क्या लिया है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिया है। तो दोनों को जब हम प्लैटिनम या प्लैटिनम को यूज़ करते हुए हीट करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास हाइड्रोजन रिलीज़ होगी, और क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास जो है बेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा। यहाँ बेंजीन बनाए ना तो यहाँ बेंजीन का क्या बनेगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर हम जो है वो एसिटाइलिन से बनाएं, एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 1 2 3, हम इनके आपस में एक एक बॉन्ड को ब्रेक करवा देंगे और उनका आपस में कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना देंगे, तो ये हमारे पास जो बेंजीन, एसिटाइलिन से भी बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अल्केन से है। अल्केन से किस तरह से बनानी है, आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है। हेक्सेन लेंगे और हम जो है वो डिफरेंट एजेंट्स यूज़ करेंगे और 500 डिग्री टेम्परेचर देंगे, एज रिजल्ट हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में बेंजीन बनेगा। अगर हम हेप्टेन लेंगे, हेप्टेन को भी हम सेम वही ट्रीटमेंट करेंगे और हमारे पास जो है वो टोलवीन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशंस हैं। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में हम सबसे पहले सोडियम बेंजोएट लेंगे और उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा यहाँ से निकल जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बना देगा, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आकर इस वाले पोजीशन पर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और आपके पास बेंजीन बन जाएगा। फिनोल से किस तरह से प्रिपेयर करनी है, फिनोल में से जो है हमने जिंक के साथ रिएक्ट करना। फिनोल किस तरह से बनेगा, मतलब आपने फिनोल लेना है, फिनोल से बेंजीन बनाना है, तो फिनोल लेना है और जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है। जिंक और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगी और आपके पास जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और एज अ रिजल्ट आपके पास बेंजीन बन जाएगा। उसके अलावा अगर हम सल्फोनिक एसिड जो है उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसको लेते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये जो आपके पास सल्फोनिक ग्रुप है और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वाटर का, ये यहाँ से निकल जाएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे और उसके अलावा बेंजीन आपके पास जो है वो बन जाएगा। एक लास्ट पे आपके पास जो प्रेपरेशन है वो है वर्स्ट फिटिंग रिएक्शन। वर्स्ट फिटिंग रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है ब्रोमो बेंजीन लेते हैं और उसका हम सोडियम और उसके अलावा ब्रोमो इथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास ये वाला इसका जो ब्रोमाइड है और सोडियम है और ये ब्रोमाइड है, ये क्या बना देंगे, 2NaBr बना देंगे, और ये जो आपके पास ये वाली चेन है ये किसके साथ लग जाएगी, बेंजीन के साथ लग जाएगी और हम इसको कहेंगे इथाइल बेंजीन बन गया हमारे पास। ठीक है, तो वर्स्ट फिटिंग रिएक्शन से भी हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम सिंथेसिस कर सकते हैं किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन बना है और कौन सा बना है, एरोमेटिक वाला बना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिनमें कि बेंजीन रिंग हमारे पास जो है वो लाजमी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की, और इसमें हम सबसे पहले जनरल मैकेनिज़्म देखेंगे और उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक एग्जांपल करेंगे। बेंजीन हमारे पास जो है वो किस तरह के रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफाइल को जब हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल देखें, इसमें से सपोज़ करें इस कार्बन के साथ जो है जाकर अटैच हो गया है और एज ए रिजल्ट इसने बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए हैं और इस कार्बन से चले गए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब जब हमारे पास जो है वो जब हम किसी भी स्पीशी को जिसको ऐड करवाना है उसको हम मतलब कोई भी आपके पास क्या आएगी, बेस आएगी, उसको हम लेंगे और वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा कर ले जाएगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वहाँ पर अकेला रह जाएगा और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे ये वापस इस कार्बन के साथ शेयर हो जाएंगे और आपके पास डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो कहता है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ हैलोजन इन बेंजीन रिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट। हम यहाँ पर कैटलिस्ट को लेते हैं, कौन सा हो सकता है, आयरन का हो सकता है, आयरन या फिर फेरिक हैलाइड हो सकता है।
जैसे कि आपके पास ये आयरन और हेलाइड है, इनको हमने जो है वो लेजिन है, इनको हमने रिएक्शन करवाया तो हमने क्या बना दिया, फेरिक हेलाइड बना दिया। अब फेरिक हेलाइड का जब हम जो है फर्दर रिएक्शन करेंगे फिर से एक हेलोजन के साथ, तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो है वो हेलोजिनेनियम आयन जो है वो लैदा हो जाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, और आपके पास जो है टेट्रा हेलो फेरेट आयन अलहदा से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास एक्स पॉजिटिव बना है इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, खुद पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये जब जाकर बेंजीन पर अटैक करेगा तो बेंजीन का जो आपके पास ये वाला कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन वाला कार्बन है, ये क्या करेगा, इसको अपने साथ अटैच करवा लेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, जो इस एक्स को देने हैं, वो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ऊपर शिफ्ट करवाएगा, और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल वही ऊपर वाला ही रिएक्शन है, ऊपर जनरल में था और नीचे हमारे पास उसने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। तो जब हमारे पास नेक्स्ट फिर आएगा, ये हमारे पास जो है वो आया है जो हमने पहले बनाया था टेट्रा हेलो फेरेट आयन। टेट्रा हेलो फेरेट आयन आएगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा और दोबारा से कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, और एक तो हमारे पास HX बनेगा और दूसरा FeX3 बन जाएगा। फेरिक हेलाइड हमें दोबारा से एज ए कैटलिस्ट जो हमने यूज़ किया था वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो जनरल से अब हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। हेलोजिनेशन मींस हमने हेलोजन को ऐड करवाना है। मैकेनिज़्म देखते हैं, आपने बाकी एग्जांपल जिसकी खुद देखनी है, जिसमें मैंने आपको पहले भी 2 मैकेनिज़्म बताए हैं, अभी हम थर्ड वाला देख रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप वही है जो हमने हेलोजन लिया, उसका हमने जो है वो फेरिक हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपके पास जो है वो क्या बना, 2 स्पीशीज़ बनी, ये इलेक्ट्रोफाइल बना है और ये भी आपके पास जो है वो बना है कंपाउंड, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। बेंजीन का जब हम इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ ऐड हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे वाली कार्बन जिससे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं। बाद में हमारे पास FeCl4 नेगेटिव आएगा और वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन कार्बन का अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन वहाँ से निकल गया है और क्लोरीन वहाँ पर ऐड हो गया है, और जो है हमारे पास HCl और FeCl3 बना है। बिल्कुल पीछे वाली जो एग्जाम्पल अभी हम करके आए हैं उसी की तरह जो है वो ये एग्जाम्पल उसने दी हुई है आपको। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमने क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है हमने अपने बेंजीन रिंग में, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, नाइट्रो ग्रुप को ऐड करवाना है, नाइट्रिक एसिड को यूज़ करेंगे और नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होगा। इसका मैकेनिज्म किस तरह से है कर सकते हैं हम, कि हमने जो है वो नाइट्रिक एसिड लेना है और हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। हमारे पास क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव और वाटर बनेगा। ठीक है, जो NO2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करेगा और ये जाकर बेंजीन के साथ लग जाएगा। बेंजीन के साथ जब अटैच होगा तो हाइड्रोजन को हम साइड पे करके लिख लेंगे जो यहाँ कार्बन के साथ लगा हुआ था, और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि एक कार्बन पे 2 स्पीशीज़ लगी हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूज़ किए गए हैं। तो इस वजह से जो नीचे वाली कार्बन है इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर हमारे पास ये जो SO4 नेगेटिव आयन बना था ये हाइड्रोजन को निकाल कर ले जाएगा और अगेन क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और नाइट्रो ग्रुप जो है वो एज ए रिजल्ट वहाँ पर ऐड हुआ रहेगा और आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो अगेन बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमने जो है आपके पास कौन से ग्रुप को ऐड करवाना था, सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करवाना होता है और हाइड्रोजन को वहाँ से निकालना होता है। बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है जैसे हमने पहले जो है जितने भी रिएक्शंस पढ़े सब में सेम मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है कि आपके पास जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आता है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाकर अटैक करता है बेंजीन पर, बेंजीन जो है उसको क्या कर देता है, उसके हाइड्रोजन को वहाँ से उसका डबल बॉन्ड ख़त्म कर देता है। बाद में हम एक और रिएजेंट यूज़ करते हैं, वो हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल कर ले जाता है और हमारे पास जो है वो जिस भी चीज़ को हमने ऐड करवाना होता है वो सिंपली ऐड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करवाना है तो हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक जो है वो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, एक SO3 बनेगा, मतलब 103 का मॉलिक्यूल बनेगा और एक HSO4 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जो हाइड्रोनियम आयन का ये जब आपके पास बना है ना H3O पॉजिटिव, ये आपके जो है वो कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, ये हमारे पास सबसे पहले तो आपके पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये जो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनी है ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगी और क्या बना देगी, वहाँ पर अटैच होकर
आपका जो कार्बन का डबल बॉन्ड है उसको ख़त्म कर देगी और कार्बन नीचे वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ख़ुद यहाँ पर ऐड हो गई है। उसके बाद आपके पास जो ये HSO4 नेगेटिव आयन बना है ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। अब यहाँ पर बेंजीन के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रह गया है, SO3 नेगेटिव जो है वो ग्रुप लगा रह गया। उसके बाद जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन बना है वो क्या करेगा, वो अपना एक, वो भी तो अनस्टेबल है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपना यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इसको दे देगा SO3 नेगेटिव को। इसका नेगेटिव साइन जो आपके पास साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे वो इस प्रोटॉन को मिल जाएंगे और आपके पास SO3H जो है वो ग्रुप ऐड हो जाएगा, जिसको हमने सल्फोनिक ग्रुप का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनमें आपके पास क्या होना है कि बेंजीन जो है पहले में हमने अल्काइल ग्रुप ऐड करवाना है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, और जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है उसमें असाइल ग्रुप जो है वो ऐड करवाना है। मैकेनिज़्म क्या है, हम सबसे पहले लेंगे अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड को हम AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। सेम वही प्रोसीजर है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और जाकर एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो आपके पास ये वाली स्पीशी बनी है ये जाकर उस हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल लेगी और R हमारे पास एज इट इज़ वहाँ पर लगा रहेगा, और जो कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो दोबारा से बन जाएगा। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, यहाँ पर हमारे पास क्या होना है कि असाइलेशन में हमने असाइल ग्रुप को ऐड करवाना है और इसमें हम एसिटाइल क्लोराइड लेंगे। एसिटाइल क्लोराइड में जो आपका Cl जो है ये हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा और ये जो आपके पास ये असाइल ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है, हमने जो है वो ये लेना है एसिटाइल क्लोराइड लेना है और AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाना है। एक आपके पास AlCl4 नेगेटिव बनेगा और दूसरा ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इस साइलियम आयन बनेगा। अब ये जो है वो आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके साथ जाकर बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा और एक कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे और एज ए रिजल्ट यहाँ पर हाइड्रोजन और दो ग्रुप एक कार्बन के साथ लग जाएंगे और एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये जो ग्रुप है ये आकर अटैच होगा, हाइड्रोजन के निकाल कर ले जाएगा और ये जो ग्रुप है ये लगा रह जाएगा यहाँ पे और डबल बॉन्ड जो है वो अगेन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं जो कि बेंजीन आमतौर पे देता है, और ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन, जो रिएक्शंस है बेंजीन के जो रिंग के रिएक्शंस हैं वो कौन से होते हैं, मींस रिंग जिनमें इन्वॉल्व होता है। आपके पास अगर हम बेंजीन की रिडक्शन करवाएं तो बेंजीन की रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवा के, और बेंजीन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ब्रोमीन को ऐड करवाएं तो हम जो है वो हर जितने भी जो डबल बॉन्ड है बेंजीन में उनको सबको ख़त्म कर सकते हैं और हर जगह पे हम जो है वो क्या ऐड कर सकते हैं, एक ब्रोमाइड ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बेंजीन की कंबस्टन कराएं तो हमें पता है कंबस्टन रिएक्शन जो है वो उसके नतीजे में हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है।